गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा में क्या संबंध। तो देखो, अल्फा क्या होता है, हमारे पास करंट गेन होता है, यानी कि धारा लाभ होता है, ठीक है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। और बीटा भी हमारे पास करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यानी कि धारा प्रवर्धन गुणांक होते हैं। अल्फा और बीटा दोनों होते हैं। अल्फा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, और दूसरा जो बीटा था उसको हम कल की क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो आज बीटा के बारे में मैं आज ही आपको बता दूंगा, है ना। और इन दोनों के बीच में हम क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, क्या संबंध होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, इनको समझाने के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक तो कॉमन बेस की, ठीक है, और एक बात करता हूँ मैं कॉमन एमीटर की, यानी उभयनिष्ठ आधार की और उभयनिष्ठ किसकी, उत्सर्जक की, उभयनिष्ठ आधार और उभयनिष्ठ उत्सर्जक की, ठीक है। तो देखो, उभयनिष्ठ आधार का मैं आपको एक सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। देखो, सर्किट डायग्राम में क्या होता है हमारे पास कि आधार तो कहाँ होगा, बेस कहाँ होगा, नीचे होगा, और यहाँ हमारे पास ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होता है। इसके कितने टर्मिनल होते हैं, कितने होते हैं, एक तो बी होता है, एक हमारे पास ई होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, सी होता है। अब ट्रांजिस्टर कौन सा ले रहे हो, पीएनपी या एनपीएन, भैया हम तो पीएनपी लेंगे। अगर आप पीएनपी लेते हो तो पीएनपी में क्या होगा कि करंट कहाँ जाती है, मैंने बताया था अंदर की ओर जाती है। तो ये किसका प्रतीक हो गया, देखो पी एन और पी का, और बी जो है वो कॉमन रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा, यानी कि ये निवेशी में भी आएगा, इनपुट साइड में भी आएगा और आउटपुट साइड में भी आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉमन बेस, ग्राउंड कर देते हैं, यानी कि कॉमन है ये दोनों में 0 वोल्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन एमीटर यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक की बात करते हैं। तो देखो, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से। नीचे कौन सा लेते हैं हम, याद करो, कल की क्लास में बताया था, ई लेते हैं। इधर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, बी, और ऊपर कौन सा होगा हमारे पास, सी होता है। अब पीएनपी लोगे भैया, एनपीएन लोगे, पीएनपी लेते हो तो करंट कहाँ जाएगी, इनसाइड जाएगी, अंदर की ओर जाएगी। तो ये कौन सा हो गया, ये वाला ई होता है पी, बी क्या होगा एन, और सी क्या होगा, पी होगा। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया, ये भी पीएनपी है और ये भी पीएनपी है, क्योंकि ई से करंट कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। यहाँ भी ई से करंट कहाँ जा रही है, अंदर। तो ये एक टर्मिनल यहाँ। अब देखो, ई जो होता है ना, ई कॉमन होता है, तो ये निर्गत साइड में भी आएगा और कहाँ आएगा, निवेशी साइड में भी आएगा, इनपुट साइड में भी आएगा और आउटपुट साइड में भी आएगा। अब देखो, इनको अग्र बायस और पश्च बायस करते हैं हम, क्योंकि हम कौन से रीजन की बात करते हैं, फॉरवर्ड रीजन, यानी कि किसकी बात करते हैं हम, किसकी, कौन से रीजन की बात करते हैं हम, एक्टिव रीजन, यानी कि कौन से क्षेत्र की बात करते हैं हम, सक्रिय क्षेत्र की बात करते हैं। तो ई को अग्रबायस करना होगा। ई को अग्रबायस करने के लिए, ई देखो क्या है, पी को अग्रबायस करने के लिए किससे जोड़ते हैं, पॉजिटिव से जोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सी को हमें पश्च बायस करना है, रिवर्स बायस करना है। सी क्या है, पी को हमें किससे जोड़ना पड़ेगा, पश्च करना होगा तो नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, ई और बी के बीच में है, तो इसका नाम दे देते हैं वी ई बी। ये सी और बी के बीच में है, तो इसका नाम दे देते हैं वी सी बी दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कॉमन एमीटर यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक होता है। अब निवेशी साइड की बात करते हैं। निवेशी साइड में आप देखो, ई को अग्रबायस करना है, ई क्या है, पी है, तो ई को तो किससे जोड़ोगे, पॉजिटिव से जोड़ोगे, और दूसरे को किससे जोड़ोगे, फिर नेगेटिव से। अब इसका नाम क्या होगा, बी ऊपर है, ई नीचे है, वी बी ई हो गया,
ऐसे ही हमारे पास C को पश्च बायस करना है, रिवर्स बायस करना है। C क्या है, P है, P को किससे जोड़ते हैं, नेगेटिव से, तो ये रिवर्स बायस हो जाता है, पश्च बायस हो जाता है। C और E के बीच में, तो इसको दे देते हैं हम VCE दे देते हैं। अब देखो करंट कहाँ जा रही है, पहले तो ये देखो, यहाँ करंट जो E पर फ्लो होती है वो आप जानते हो कौन सी होती है, IE होती है। अगर IE अंदर की ओर आ रही है तो मैंने बताया था बाकी की दोनों IB और IC कहाँ जाती है, बाहर की तरफ जाती है, आउटसाइड जाती है। इसमें देखो IE कहाँ जा रही है, अंदर की ओर, तो बाकी दोनों कहाँ की ओर जाएगी, IB और IC कहाँ की ओर जाएगी, बाहर की ओर जाएगी। तो ये तो हो गया हमारे पास उभयनिष्ठ आधार वाला, और ये हो गया उभयनिष्ठ उत्सर्जक वाला। अब देखो हमें रिलेशन पढ़ना है अल्फा और बीटा में। अल्फा क्या होता है, अल्फा धारा प्रवर्धन गुणांक, या हम इसे बोल देते हैं धारा लाभ भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉमन एमीटर में क्या होता है, ये धारा प्रवर्धन गुणांक होता है, धारा प्रवर्धन गुणांक यानी कि धारा लाभ। ये जो धारा प्रवर्धन गुणांक है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन बोलते हैं, इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। और धारा प्रवर्धन गुणांक जो होता है कॉमन बेस में, वो क्या होता है कि जो निर्गत की धारा है बटे निवेशी की धारा, यानी आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, IC अपॉन क्या, आउटपुट करंट क्या है, देखो IC है, उभयनिष्ठ आधार में आउटपुट करंट क्या है, IC है, निर्गत धारा क्या है, IC है, निवेशी धारा क्या है, I है। इन दोनों का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो क्या कहलाता है, धारा प्रवर्धन गुणांक। अब इसे हम बोलते हैं स्थैतिक, स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब है IC की वैल्यू फिक्स है और IE की वैल्यू फिक्स है। यदि हम बात करते हैं क्या धारा प्रवर्धन गुणांक किसकी, गति की, यानी कि AC की, इसे बोलते हैं DC भी, है ना। इसका मतलब क्या होता है, होता तो वही है, निर्गत की धारा अपॉन निवेशी की धारा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। बस IC में क्या है, डेल्टा आगे लगा देते हैं, यानी कि IC धारा में परिवर्तन, निर्गत धारा में परिवर्तन बटे निवेशी धारा में परिवर्तन, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। ये हमारे पास क्या कहलाता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यानी धारा प्रवर्धन गुणांक कहलाता है। ये जब चेंज हो रहा हो, ये जब फिक्स हो, तो अल्फा होता क्या है, आउटपुट की करंट अपॉन इनपुट की करंट, यानी निर्गत धारा बटे निवेशी धारा क्या कहलाता है हमारे पास, धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा। अल्फा किसके लिए डिनोट है, उभयनिष्ठ आधार के लिए, ठीक है। फिर धारा प्रवर्धन गुणांक हम किसके लिए निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं धारा प्रवर्धन गुणांक, CE के लिए निकालते हैं। CE के लिए जब हम निकालते हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। इसमें देखो आउटपुट की धारा क्या है, निर्गत धारा क्या है, वही IC है, निवेशी धारा इसमें IB है, IB है, इसमें IE थी, इसमें IB थी, ठीक है, IB है, थी नहीं है। बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, इसे भी हम बोल देते हैं स्थैतिक बोल देते हैं, DC बोल देते हैं, फिक्स वैल्यू है IC अपॉन IB। इसके बाद हम बोलते हैं बीटा गतिक यानी कि क्या, AC की बात करते हैं। और बीटा गतिक यानी AC क्या होता है, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, यानी कि क्या, निर्गत धारा में परिवर्तन बटे निवेशी धारा में परिवर्तन। ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है, धारा प्रवर्धन गुणांक कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इनमें हम रिलेशन कैसे पढ़ते हैं, कैसे इनमें संबंध निकालते हैं। तो देखो इनमें संबंध निकालने के लिए देखो, इसमें आप देखो IE अंदर की ओर गई तो बाकी दोनों कहाँ जा रही है, IB और IC बाहर की ओर जा रही है। तो इसके लिए मैंने आपको एक रिलेशन बताया था क्या, कि IE इज इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC होता है। पढ़ चुके हैं हम ये ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर में, कि IE जो है
वो किसके इक्वल होता है, आई बी प्लस आई सी के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, होता है। तो इसमें हम किससे डिवाइड कर देते हैं, आई सी से भाग देने पर। ठीक है, तो आई सी से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आई सी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो आई ई अपॉन आई सी इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस आई सी बटे आई सी। तो ये बन जाएगा आई ई अपॉन आई सी इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी, और आई सी में आई सी का डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ठीक है, देखो इतना तो हमने कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब देखो आपसे पेपर में बोलते हैं ना कि अगर स्थैतिक के लिए, वैसे तो नहीं बोलेगा, 100% नहीं बोलेगा, वो बोलेगा अल्फा और बीटा में रिलेशन। अगर आपसे बोलता है स्थैतिक के लिए तो आई सी और आई ले लेना, ठीक है। अगर आपसे बोलता है गतिक के लिए तो बस इनमें क्या लगा देना, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, यानी चेंज इन करंट, यानी कि धारा में क्या परिवर्तन को शो करता है, और ये फिक्स को शो करता है हमारे पास, है ना। तो इसके बाद देखो आई ई अपॉन आई सी को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आई सी अपॉन आई ई होता है, और ये उल्टा है आई ई अपॉन आई सी। तो हम आई ई अपॉन आई सी को क्या कर दें, उल्टा कर दें। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई ई अपॉन आई सी को लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा। इन्वर्स कर दिया ना हमने, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी अपॉन आई ई होता है। तो उल्टा कर दो तो ये बनेगा 1 अपॉन अल्फा, आई कहाँ चला जाएगा ऊपर, और आई सी कहाँ चला जाएगा नीचे। बहुत नॉर्मल बात है ना। ऐसे ही आई सी अपॉन आई बी क्या है, बीटा, तो उल्टा कर दो इसका, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन बीटा प्लस 1। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दे देते हैं, दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसके बाद हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, 1 प्लस क्या बीटा, इसको इन्वर्स करो, उल्टा करो, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ये किस में रिलेशन आ गया हमारे पास, अल्फा और बीटा में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। क्या आ गया कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होता है। आ गया ना, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होता है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण किससे, 1 से, तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास, समीकरण 1 ये है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, सॉरी समीकरण 1 क्या है, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। यहाँ से अभी अल्फा की वैल्यू, अभी बीटा की वैल्यू निकालो। तो देखो बीटा की वैल्यू निकालता हूँ, 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, यहाँ 1 अपॉन अल्फा है, 1 को इधर ले गए तो ये हो गया -1 हो गया। इसको हम सोल्व करते हैं, 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा, अल्फा एलसीएम आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस क्या अल्फा, इसको उल्टा कर दिया तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस क्या आ जाएगा अल्फा, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो आ गया अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा, अल्फा किसके पदों में, बीटा के पदों में, है ना। और ये आ गया हमारे पास बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, यानी कि बीटा किसके पदों में, अल्फा के पदों में। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अल्फा और बीटा में क्या बन गया, रिलेशन बन गया। ठीक है, इसमें और भी रिलेशन है, अभी अभी हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि काम में आएगा अभी हमारे पास, आगे सोल्व करेंगे जब। अल्फा इज इक्वल टू हम निकाल चुके हैं बीटा इंटू 1 प्लस बीटा, और बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। ठीक है, अब देखो इसे आगे कैसे सोल्व करते हैं। ये तो हो गया रिलेशन, अगर इतना पूछता है तो हमारा काम हो गया। लेकिन अब देखो आगे क्या कंडीशन लगती है इसमें, और कैसे से आगे और भी रिलेशन बनाते हैं हम इसके थ्रू। तो देखो उसको बनाने के लिए एक कंडीशन है क्या,
कि अभी अभी मैंने बताया था कि आई ई इज इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस क्या होता है, आई सी होता है ना। आई ई इज इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी होता है। अब देखो इसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन जो आईसी करंट होती है ना वो अल्फा इंटू आई ई प्लस आई सी ओ के इक्वल होती है। भाई ये क्या कर दिया मैंने, ये कैसे लिख दिया, आई सी इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई ई प्लस क्या आई सी ओ। आई ना बात समझ में। देखो कैसे होता है। देखो इसको आप कैसे समझा सकते हो, जैसे ये आपके पास क्या है, अब देखो चित्र मैं इसमें बना देता हूँ, समझाता हूँ आपको। देखो अल्फा इज इक्वल टू होता है क्या, आई सी अपॉन आई। ये जो आई सी करंट होती है ना, अभी आप सब कुछ भूल जाओ, इसको कैसे समझेंगे वो ध्यान रखो आप। अब देखो इसको समझना, अल्फा इज इक्वल टू होता है आई सी अपॉन आई, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से आई सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, आई सी आएगी अल्फा इंटू क्या आई ई। ये तो बहुत ईजी है सर। हाँ बिल्कुल, अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई सी अपॉन आई, और आई सी इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई ई। अब देखो होता क्या है कि ये जो चित्र है, ये जो डायग्राम है वो बेनिस्ट आधार का, ये है ना, और ये P, ये N, ये P है ना, और ये हमारे पास C होता था, और ये यहाँ करंट फ्लो हो रही है ICO, और यहाँ है माइनस प्लस माइनस प्लस, ये नाम दे दिया VCB। अब ध्यान से सुनना आप इस बात को, जब ये बैटरी लग रही थी, ये बैटरी लग रही थी, VEB लग रही थी, तो इसके कारण करंट फ्लो हो रही थी। टोटल करंट कितनी थी हमारे पास, IC थी, और IC जो थी ना वो किसके इक्वल आती है, अल्फा इंटू IE के इक्वल आती है, बिल्कुल आती है। यदि हम ये जो परिपथ है, कौन सा वाला, उत्सर्जक वाला, ठीक है, उत्सर्जक जो परिपथ है हमारे पास, यानी निवेश जो है, उसको हम क्या कर देते हैं, खुला कर देते हैं, ओपन करते हैं खुला करने पर, ठीक है। जब हम इसको खुला कर देते हैं तो क्या आईसी करंट फ्लो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईसी कब फ्लो होती है, आईसी धारा कब बहती है, ये तब बहती है जब यहां से अग्र बायस होता है, ये तो पश्च बायस है ना। लेकिन जब हम यहाँ से ओपन कर देते हैं ना, मान लो अगर हम इनपुट का इफेक्ट हटा देते हैं ना, तो भी यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होती है, और वो करंट होती है बहुत कम, माइक्रो एम्पियर में क्या, ICO होती है, ठीक है। कौन सी होती है, IC करंट। O का मतलब होता है ओपन, किसको ओपन कर दिया, इस निवेशी साइड को ओपन कर दिया हमने, जो फॉरवर्ड बायस था ना निवेशी, जिसके कारण करंट फ्लो हो रही थी IE, उसी को ही ओपन कर दिया। तो यहाँ जो C पर करंट फ्लो होगी ना, कलेक्टर पर, संग्राहक पर, वो बहुत कम होती है, जो कि इसी सर्किट के कारण होती है, ध्यान रखना, इसी सर्किट के कारण होती है। और इस करंट को कौन सी धारा बोलते हैं हम, ICO धारा बोलते हैं। इसे नोट कर लेना इस डायग्राम को, है ना, कौन सी धारा बोलते हैं हम, ICO धारा बोलते हैं, PNP। तो IC जो है ना वो अल्फा इंटू आई प्लस ICO के भी इक्वल होती है। लेकिन आप कहोगे सर ये तो अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन आई होता है, IC इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि ICO की जो वैल्यू होती है ना वो बहुत ही कम होती है, तो इसे हम नेगलेक्ट मान लेते हैं। लेकिन होती है ना वास्तव में, अगर नेगलेक्ट ना माने, नगण्य ना माने तो, ठीक है। तो IC इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू आई प्लस क्या होता है, ICO होता है। तो इससे IC इज इक्वल टू
अल्फा यहाँ पर है और I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, IB प्लस क्या IC प्लस क्या ICO। तो ध्यान रखना IC करंट एक तो अल्फा इंटू आई से तो होती है, साथ में ये करंट और होती है जिसे हम नेगलेक्ट छोड़ देते थे हर बार। अब लेके चलो IC इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया अल्फा इंटू IB प्लस अल्फा इंटू IC प्लस क्या होगा IC होगा। अब देखो ये IC इसको पहले लेकर आए तो IC कॉमन आ रहा है, यहाँ से तो बचा 1 और यहाँ से बचा माइनस अल्फा, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू IB प्लस क्या ICO। हो गया इतना, ठीक है। तो यहाँ से IC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या आएगी IC की वैल्यू, IC की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, अल्फा इंटू IB अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस ICO अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, जो भी इक्वेशन आ रही हो, है ना। अब देखो इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये जो 1 माइनस अल्फा होता है ना, अभी अभी हमने एक रिलेशन तो पढ़ा है क्या कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा होता है, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, और 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा होता है। ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने होते हैं। देखो एक तो बन ही रहा है बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा होता है। सर ये कैसे बना दिया 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, ये तो मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। देखो ये CE देखो कैसे होता है, यहाँ से इससे देखो बीटा बराबर है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा को बीटा के नीचे ले आया तो ये बनेगा बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस के क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस क्या होता है, बीटा भी होता है ना। बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है, नहीं किया है। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा डिस्कस किया है, नहीं किया, पहले किया है। अब देखो यहाँ से आप बीटा और अल्फा यहाँ लिया है नीचे, तो किसके इक्वल हो गया, दोबारा देखो, ये जो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा डिस्कस किया है, नहीं किया है। और बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये डिस्कस किया है या नहीं किया, अभी हमने किया है, दोनों डिस्कस कर चुके हम। अब देखो यहाँ से आप यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से अल्फा अपॉन बीटा नीचे लिया है, किसके इक्वल है, 1 अपॉन 1 प्लस बीटा के। अब देखो यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालो किसकी, अल्फा अपॉन बीटा। यहाँ से अल्फा अपॉन बीटा की निकाल ली, यहाँ से अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू निकालो, क्या आएगी बताओ। यहाँ से अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू इस ये 1 माइनस अल्फा इधर चला जाएगा, 1 माइनस अल्फा इधर चला जाएगा, इधर आया 1 अपॉन 1 प्लस बीटा और इधर 1 माइनस, ये भी अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू, ये भी अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू, तो ये और ये इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन 1 प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस अल्फा के। तो यही तो किया है मैंने, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल होगा 1 प्लस बीटा को। अब देखो इसको व्युत्क्रम कर दो, इसका उल्टा कर दो, तो 1 प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा के। तो ऐसा करने पर ये इक्वेशन जो है ना, वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, इसको चेंज करके लिख सकते हैं, और चेंज करके ये क्या बनेगी, बीटा की टर्म्स में भी बना सकते हैं। क्या बनेगी देखो, IC इज इक्वल टू, ये प्रूव करने के लिए आ जाता है कई बार, अल्फा अपॉन इस वाले पद को क्या लिख सकते हैं, टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, बीटा इंटू IB, और 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बीटा।
है ना, 1 प्लस बीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, ICO, इक्वेशन नंबर 4। तो बीटा इंटू क्या आ गया, IB प्लस 1/1 माइनस अल्फा को लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा इंटू क्या, ICO, इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, इक्वेशन 4 तक हम इसको इजीली कर सकते हैं। अब देखो आगे कैसे इसे सोल्व करते हैं हम। इक्वेशन 4 तक करने के बाद, इक्वेशन अगर मैंने गलत दे दी हो तो एक एक बढ़ा देना, है ना। अब देखो इक्वेशन 4 आ गई। अब इसके बाद आगे देखना, यहां से इस वाले परिपथ को देखना आप। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, संग्राहक, उत्सर्जक, क्षरण धारा की। और ये क्या होती है, ICEO। क्या होती है, ICEO होती है। ये क्या होती है हमारे पास, देखो ICEO कौन सी करंट होती है, जैसे ये जो आपके पास कॉमन एमीटर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसको मैं चित्र को बना देता हूँ। ये अंदर की तरफ था, ये इसका ये P, ये N और ये P, है ना। ये B होता है, ये ऐसे ऊपर क्या होता है, C होता है। यहाँ करंट फ्लो हो रही थी IC और माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस, और इसका नाम क्या है, VCE है। ठीक है, और ये टर्मिनल कौन सा है हमारे पास, E है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो हमारे पास आधार है वो खुले परिपथ में है। ये जो बेस है ना, ये परिपथ मैंने कैसा कर दिया, खुले परिपथ में होता है, खुले परिपथ में होता है। लिख देता हूं आधार, बेस, यानी इनपुट साइड को मैंने क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया, ओपन कर दिया। देखो इनपुट को जब मैं ओपन कर देता हूँ, यहां से खुला छोड़ देता हूं ना, तो उस साइड में क्या होता है कि यहाँ इस साइड में भी करंट फ्लो होती है, वो IC नहीं होती है। निर्गत धारा पहले तो क्या थी, IC, जब इनपुट में भी था, निवेशी में भी लग रही थी और निर्गत में भी। लेकिन जब हम निवेशी को खुला छोड़ते हैं, ओपन कर देते हैं, कोई करंट फ्लो नहीं होती है यहाँ से, यानी IB की वैल्यू जो होगी ना हमारे पास, वो कितनी होगी, 0 होगी, करंट ही फ्लो नहीं होगी ना। अब यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रही, लेकिन ये जो सर्किट है ना, ये आउटपुट वाला, यहाँ कुछ करंट बह जाती है इस बैटरी के कारण, ऐसे फ्लो हो जाती है। देखो डिग 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 डिग, है ना, ऐसे क्या हो जाती है हमारे पास, करंट फ्लो हो जाती है। और उस करंट का मान जो होता है ना, वो बहुत कम होता है, जिसे उत्सर्जन क्षरण धारा बोलते हैं। अब IC नहीं होती है, ICEO होती है, यानी IC धारा जब एमीटर ओपन है, यानी कि ये जो है ना, ये वाला ICEO धारा, जब ये निवेशी क्या करा है हमने, खुला छोड़ दिया है उत्सर्जक में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक में। अब जब इसे खुला छोड़ दिया, यानी IB की वैल्यू क्या कर दी हमने, 0 कर दी, कोई करंट नहीं फ्लो हो रही। तो यहाँ जो करंट बहती है वो IC नहीं होती है, वो ICEO होती है। ध्यान रखना ICO कब बहती है और ICO कब बहती है। ICO इसमें बहती है, ICO इसमें बहती है, ICEO। ठीक है, तो इसके बाद खुले परिपथ में होता है, तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 से, यानी कि समीकरण 4 से। अब इसमें IB की वैल्यू को आप 0 रखो। अब जब IB की वैल्यू 0 रखते हो ना इक्वेशन 4 में, तो यहाँ जब IB 0 होता है ना, तो IC करंट फ्लो नहीं होती है। फिर कौन सी धारा बहेगी यहाँ पर, बस केवल बहुत कम ICEO। तो IC की जगह क्या लिख देंगे हम, ICEO लिख देंगे। ये IB 0 हो ही गया, तो ये आएगा 1 प्लस बीटा इंटू क्या, ICO। तो ये तो इक्वेशन किसके टर्म्स में था, ICO के टर्म्स में था। तो ICO इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस के बीटा इंटू क्या, ICO आ गया।
इसको अल्फा में भी चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं ICEO इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी ICO अपॉन 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। 1 प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बीटा के टर्म्स में, ये अल्फा के टर्म्स में। अब इसको किस में रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, समीकरण 4 से। और अब हमारे पास क्या बनेगी IC करंट, समीकरण 4 ICO में था, अब हम ICO के पदों में बदलेंगे। देखो कैसे, बीटा इंटू IB है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बीटा इंटू IB ही लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास क्या ICEO क्या है 1 प्लस बीटा इंटू ICO। ये देखो 1 प्लस बीटा इंटू ICO, 1 प्लस बीटा इंटू ICO को क्या लिख सकते हैं ICEO लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB प्लस ICEO आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास बीटा में। इसमें अल्फा में भी लिख सकते हैं IC इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू क्या होती है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू IB प्लस और ये क्या ICEO। तो पेपर में जो प्रूव करने के लिए आएगा वो हमें एज इट इज क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजी है ना। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।